Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue the electronic effect. तो आज हम रेजोनेंस और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस एक्चुअल में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करती है. नाउ व्हाट इज दिस? कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक ही पोजीशन पे स्टिक नहीं रहते, वो एक से ज़्यादा एटम्स के ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं. तो इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन. सो इट्स एक्चुअली द स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर. अब इस वजह से क्या होता है, हमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं मॉलिक्यूल के, और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. अब आप सोचोगे कि एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स, ये कैसे पॉसिबल है? जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उन सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होता है, हाइब्रिड होता है. उन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके एक्चुअल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है. तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का क्या काम है? वो हम बॉन्डिंग को समझने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करते हैं, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं होते, वो उन सब का हाइब्रिड होता है, एंड दैट हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड. और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी द टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन. इसके अंदर क्या हो रहा है? फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में थे, बट सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि वो आगे शिफ्ट हो चुके हैं. ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो गए हैं, ये वाले आगे शिफ्ट हो गए हैं, और ये वाले आगे, तब जाके ये सेकेंड स्ट्रक्चर बना है. और जो फाइनली हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 1 और 2 के बीच में है, ना सिर्फ 2 और 3 कार्बन के बीच में, वो सभी कार्बन्स के ऊपर स्प्रेड हुए हुए हैं. और इसको हम एक सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हर जगह पे. तो उस पार्शियल डबल बॉन्ड को हम एक सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये हमें कैसे पता लगता है? एक्सपेरिमेंटली हम इसका स्ट्रक्चर डिटेक्ट करते हैं. तो एक्सपेरिमेंटली जब डिटेक्ट किया गया तो पता लगा कि इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड था ही नहीं, इस स्ट्रक्चर में पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. उसकी बॉन्ड लेंथ के थ्रू पता चला. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये हाइपोथेटिकल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बना लिए. सो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर रियल नहीं है, दीज आर हाइपोथेटिकल. रियल स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. जैसे कि आप इस ऑर्बिटल डायग्राम में भी देख सकते हैं, फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर और सेकेंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट किए हुए हैं, बट जो रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो रहा है. फॉर्मेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर स्टिक नहीं है, वो स्प्रेड हुए हुए हैं. सो दैट इज रेजोनेंस. नाउ लेट्स सी द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस किन कंडीशंस में होगी, कब होगी? फर्स्टली सेम अटोमिक अरेंजमेंट एंड कनेक्टिविटी. जो हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हमेशा अटोमिक अरेंजमेंट और कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, कभी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है. सेकेंडली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कब प्रेजेंट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कब डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, उसकी कंडीशंस क्या क्या है. फर्स्ट कंडीशन इज पाई विद पाई कॉन्जुगेशन, मतलब हमारे पास एक पाई बॉन्ड होगा, फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे दूसरा पाई बॉन्ड, मतलब पाई देन सिग्मा देन पाई. इस कंडीशन को कॉन्जुगेशन बोलते हैं, और इस कंडीशन के अंदर डीलोकलाइजेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पाई टूवर्ड्स पाई. सो पाई टू पाई मूवमेंट. सेकेंड कंडीशन है लोन पेयर्स और नेगेटिव विद पाई इलेक्ट्रॉन्स. हमारे पास कोई लोन पेयर होगा, लोन पेयर वाला एटम होगा, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड देन पाई. अब इसमें मूवमेंट कैसे होगी? इसमें मूवमेंट होगी लोन पेयर टूवर्ड्स पाई, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, मतलब मूवमेंट कैसे होगी? लोन पेयर टूवर्ड्स पाई. सेम विद नेगेटिव चार्ज. अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब एक सिग्मा छोड़ के पाई बॉन्ड है, तो मूवमेंट कहाँ से होगी? नेगेटिव टूवर्ड्स पाई, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. थर्ड हो गया पाई विद पॉजिटिव चार्ज.
अब सपोज हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब एक सिग्मा छोड़ के एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मूवमेंट कैसे होगी? पाई टूवर्ड्स पॉजिटिव, क्योंकि पाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और क्या कंडीशन हो सकती है? पाई विद वेकेंट पी ऑर्बिटल, उसमें भी सेम रहेगा। पाई से कहाँ मूवमेंट होगी? टूवर्ड्स एम्प्टी ऑर्बिटल। फोर्थ कंडीशन है पाई विद फ्री रेडिकल। पाई विद फ्री रेडिकल में क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा हमारे पास, एक ऑल्टरनेट पोजीशन पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा। इसमें भी मूवमेंट कैसे होगी? पाई टूवर्ड्स फ्री रेडिकल, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ। फिफ्थ है लोन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, फिर ऑल्टरनेट मतलब एक सिग्मा छोड़ के पॉजिटिव चार्ज है, तो मूवमेंट कैसी होगी? लोन पेयर टूवर्ड्स पॉजिटिव, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर के पास है, तो मूवमेंट होगी लोन पेयर टूवर्ड्स पॉजिटिव। तो हमने ये देख लिया कि डीलोकलाइजेशन किन कंडीशंस में होती है? जब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये कंडीशंस प्रेजेंट होती है, पाई विद पाई, या फिर लोन पेयर विद नेगेटिव, या फिर पाई विद पॉजिटिव, या फिर पाई विद फ्री रेडिकल, या फिर लोन पेयर विद पॉजिटिव, और हमेशा मूवमेंट हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होती है। थर्ड कंडीशन इज मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर और नियर प्लेनर। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे ऑर्बिटल्स में स्प्रेड हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑर्बिटल्स एक प्लेन में नहीं आ पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो, इस मॉलिक्यूल को देखो, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है ये वाली ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच में, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन नॉन प्लेनर ऑर्बिटल्स में पॉसिबल नहीं हो पाती। बट अगर कोई प्लेनर स्ट्रक्चर हो, फॉर एग्जांपल बेंजीन, इसकी सारी ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में है। अब क्योंकि एक ही प्लेन में सारी ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली ऊपर और नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस शो कर सकते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखेंगे विद सम एग्जांपल्स। अब दिस फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास लोन पेयर है और उसकी ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है। तो शिफ्टिंग कैसे होगी? लोन पेयर टूवर्ड्स पाई। तो लोन पेयर से आगे शिफ्ट करेगा कार्बन की तरफ, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, और ये पाई बॉन्ड फर्दर आगे शिफ्ट करेगा क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड्स नहीं बन सकते, तो ये आगे शिफ्ट करेगा। अब इसका सेकेंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? CH2 के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा ड्यू टू शिफ्टिंग, और यहाँ पे पाई बॉन्ड चला गया है और इस साइड पे पाई बॉन्ड आ गया है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर चार्जेस इक्विवेलेंट होने चाहिए। हमारा फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, तो हमारा सेकंड भी न्यूट्रल होना चाहिए, और हमें दिख रहा है कि इसमें चार्जेस इक्वल है, नेगेटिव भी 1 है, पॉजिटिव भी 1 है, तो वो भी न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर सही बने हैं या नहीं। और अब हम इसका ड्रॉ करते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए फर्स्टली हम पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं विद सिग्मा बॉन्ड्स, CH2 CH NH2। अब हमने देखना है पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है दूसरे स्ट्रक्चर में, दोनों में एक एक बार है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों तरफ। और पॉजिटिव कहाँ है? नाइट्रोजन के ऊपर, पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर में, तो इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और नेगेटिव है इस कार्बन के ऊपर, एक ही स्ट्रक्चर में, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। सो दैट्स हाउ वी ड्रॉ द रियल और हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम देख सकते हैं पाई टू पाई कॉन्जुगेशन भी है एंड पाई टू पॉजिटिव कॉन्जुगेशन भी है। हमने रिंग के बाहर के ग्रुप को भी इंक्लूड करना है, इसलिए हम वहां से ही स्टार्ट करेंगे। पाई टूवर्ड्स पॉजिटिव कॉन्जुगेशन शो करेंगे हम यहाँ पे रेजोनेंस। तो पाई से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा फिर हमारा? यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, CH2 का पॉजिटिव हट जाएगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, और यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अगेन फिर कैसे मूवमेंट होगी? पाई टूवर्ड्स पॉजिटिव,
तो अगेन यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। अब फिर से कैसे मूवमेंट होगी, पाई टूवर्ड्स पॉजिटिव। दोबारा से इस पाई से नहीं करना मूवमेंट, नहीं तो स्ट्रक्चर सेम बन जाएगा। हमने उस कार्बन को इंक्लूड करना है जिसका अभी तक हमने नहीं बनाया। तो यहाँ पे चले गए, पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब हम देख सकते हैं दोबारा से ये पाई इस तरफ को मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर दोबारा पॉजिटिव आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ और फर्स्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन अलग है। पहले फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था, यहाँ फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में है। सारे पाई बॉन्ड्स आगे शिफ्ट हो गए हैं, तो ये टोटल हमारे पास 5 कैनोनिकल फॉर्म्स बन गई हैं। अब इसका हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करना है, उससे पहले हमें कुछ पोजीशंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सपोज ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका कोई ग्रुप लगा है एक्स, तो इस एक्स ग्रुप के साथ वाली इन पोजीशंस को हम बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो के साथ वाली पोजीशन को बोला जाता है, इस पोजीशन को, दैट इज थर्ड कार्बन, और फिफ्थ कार्बन वाली पोजीशन को बोलते हैं मेटा। और जो लास्ट फोर्थ पोजीशन है, इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। सो इन पोजीशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम इसका हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं, हमारे मॉलिक्यूल का हाइब्रिड। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर विद सिग्मा बॉन्ड्स ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें चेक करना है पाई कहाँ पे है। पाई पूरी रिंग के अंदर ट्रेवल कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, पाई हर कार्बन के ऊपर आया रिंग के अंदर, तो मतलब यहाँ पे हर जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। हम इसको एक सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम पॉजिटिव चेक करते हैं। पॉजिटिव हमारा एक बार तो यहाँ पे आया हुआ है, 2 बार इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। और बाकी कहाँ पे आया है, यहाँ पे, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव आया हुआ है, दोनों साइड की ऑर्थो पोजीशन पे। मेटा पे एक बार भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, तो पार्शियल पॉजिटिव हम शो करेंगे दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशन पे। दैट्स हाउ वी विल ड्रॉ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो दिस इज द वे जिससे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। Now let's move ahead to very important part of today's video, that is how to check the stability order of resonating structure। आपको क्वेश्चन के अंदर 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे देंगे सेम मॉलिक्यूल के, और आपको उसका ऑर्डर पूछेंगे या फिर आपसे पूछेंगे मोस्ट स्टेबल कौन है, लीस्ट स्टेबल कौन है। तो इसको हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, हमें किस सीक्वेंस को फॉलो करना है, कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के अंदर चेक करना है कि क्या कोई ऐसा एटम है जिसकी एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या किसी हैलोजन की क्या कोई एक्सपेंडेड ऑक्टेट प्रेजेंट है। अगर ऐसा हो, एक्सपेंडेड ऑक्टेट प्रेजेंट हो, तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, इट विल बी द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होना। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए, देन दैट स्ट्रक्चर विल बी द लीस्ट स्टेबल। सबसे पहले हमने ये चेक करना है। सेकेंडली हमने चेक करना है कि क्या सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है एक स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर किसी एटम का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो वो स्टेबिलिटी ऑर्डर में पीछे आएगा। थर्ड हमें चेक करने हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर पाई बॉन्ड ज्यादा, तो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल विल बी द स्ट्रक्चर। फोर्थ हमें चेक करना है फॉर्मल चार्ज। सपोज कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे कोई फॉर्मल चार्ज है ही नहीं, और सेकेंड स्ट्रक्चर के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, तो जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं है दैट विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि ऑर्गेनिक में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल। जो भी चार्ज मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल होने के लिए खुद को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तभी जब कोई रिएक्ट करता है उसके ऊपर, वो इसीलिए करता है क्योंकि वो स्टेबलाइज होना चाहता है, वो अपने चार्जेस को हटाना चाहता है। तो न्यूट्रल चार्जेस ज्यादा स्टेबल होते हैं।
और सपोज हमारे 2-3 स्ट्रक्चर है जिनमें सब में चार्जेस प्रेजेंट है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो हम चेक करेंगे किस एटम के ऊपर कैसा चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, तो ज्यादा स्टेबल। सिंपल सा रीजन है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, वो स्टेबलाइज होते हैं उससे। तो नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आए और पॉजिटिव मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर आए तो ज्यादा स्टेबल होगा। सिक्स्थ हम चेक करेंगे द चार्ज डिस्टेंस। सपोज चार्जेस भी सही प्रेजेंट है दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर ही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर ही है। तो अब हम चेक करेंगे कि चार्जेस कितने दूर हैं। सेम चार्जेस ज्यादा दूर है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से ज्यादा दूर है तो मोर स्टेबल। इनका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव से ज्यादा दूर हो, पॉजिटिव पॉजिटिव से ज्यादा दूर हो। और लेस डिस्टेंस, लेस सेपरेशन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर पास पास वाले आइटम पे आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, सेपरेशन कम है, तो ज्यादा स्टेबल हुआ। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, उससे और क्लैरिटी आएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। फर्स्ट इज विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के इन्होंने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हैं। वी हैव टू चेक विद द सीक्वेंस आई प्रोवाइडेड। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि किसी का एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो नहीं है, किसी हैलोजन का या किसी एटम का। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है इसके अंदर हमें। सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर हम चेक करें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लोरीन का अगर हम चेक करें, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर चेक करो, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सेकंड, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इस क्लोरीन को ध्यान से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट मतलब ये लीस्ट स्टेबल होगा, हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना, तो हमें लीस्ट स्टेबल तो मिल गया। हमें डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाना है, तो ये सबसे आगे आएगा। अब हम बाकी दो को कंपेयर करेंगे, ये तो हो गया लीस्ट स्टेबल। अब फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमें ये चेक करना है, हमारा सेकंड पॉइंट से चेक करना है हमें कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल तो नहीं है जिसमें ऑक्टेट ही ना कंप्लीट ना हो। अब हम ध्यान से देखें, दोनों के अंदर ऑक्टेट्स तो कंप्लीट हैं, तो सेकंड पॉइंट गया। थर्ड पॉइंट था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो था फॉर्मल चार्जेस। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो मोर स्टेबल है, मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाला। इसके ऊपर कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, सेकेंड वाले के ऊपर फॉर्मल चार्जेस प्रेजेंट है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट, देन आ गया सेकेंड एंड लास्ट में हमारा आ गया थर्ड। सो दैट्स हाउ वी विल चेक द ऑर्डर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। फॉर्मिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें हमें प्रिडिक्ट करना है ऑर्डर। सबसे पहला पॉइंट, क्या किसी का एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो नहीं है, तो हम वो चेक करते हैं। यहाँ पे फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, यस। फिफ्थ वाले स्ट्रक्चर में भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, यस, और एक्सपेंडेड भी नहीं है। और फिर सिक्स्थ वाले में चेक करें, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और कोई एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी नहीं है। सेवन्थ वाले में चेक करेंगे तो इस कार्बन का भी कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर देखो 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पर कोई एक्सपेंडेड भी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो किसी का है नहीं। तो लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट, जिसमें हमने चेक करना था क्या कोई ऐसा है जिसमें ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो कम स्टेबल होगा, तो यहाँ पे इन दोनों के ऑक्टेट्स कंप्लीट नहीं है, तो मतलब हमें इतना पता लग गया कि 6 और 7 विल बी लेस स्टेबल देन फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि इन दोनों के ऑक्टेट्स कंप्लीट नहीं है, इतना हमें पता लग गया। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज नंबर ऑफ पाई। तो नंबर ऑफ पाई चेक करें, फोर्थ और फिफ्थ में पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, सिक्स्थ और सेवन्थ में पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है,
तो मतलब 6th और 7th कम स्टेबल हो गए। थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट हमें चेक करना था फॉर्मल चार्जेस। अब चार्जेस चेक करते हैं, पहले 4th और 5th में चेक करते हैं। 4th पे नो चार्ज, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। 5th पे चार्जेस हैं, मतलब 4th सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद आएगा 5th। तो हमारा 5th चार्जेस वाला पॉइंट हो गया। अब हमें 6th और 7th को कंपेयर करना है। चार्जेस के बाद हम क्या देखते हैं, चार्जेस किस एटम के ऊपर प्रेजेंट है। हम चेक करते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए। तो चेक करते हैं 6th और 7th में कहाँ पे प्रेजेंट है। 6th के अंदर नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, 7th के अंदर नेगेटिव कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर होगा तो मोर स्टेबल। तो यहाँ से हमें क्लियरिटी मिल गई कि 6th विल बी मोर स्टेबल देन 7th। तो हमारा ऑर्डर बन जाएगा 4th, 5th, 6th एंड देन 7th। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर हमने बताना है मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो हमने बनाया। फर्स्टली वी विल चेक किसी का एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर किसी का एक्सपेंडेड ऑक्टेट हमें नहीं दिख रहा, सेकंड के अंदर भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है, थर्ड के अंदर अगर हम चेक करें इस ऑक्सीजन का एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है, फोर्थ के अंदर भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड हमने चेक करना है ऑक्टेट, क्या सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं इन 4 ऑप्शंस में। लेट्स चेक दैट। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर इस कार्बन नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन का कंप्लीट है ऑक्टेट, बट इस कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सेकंड में फिर से इस कार्बोकेटायन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इनकम्प्लीट है ऑक्टेट। थर्ड ऑप्शन को चेक करें, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। यस, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इस कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे सबके ऑक्टेट कंप्लीट आ रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन में फिर से ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया कार्बोकेटायन का। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो हमें एक सीक्वेंस में ही चेक करना है, हमने कोई भी पॉइंट कहीं पे नहीं लगाना। हमें जो सीक्वेंस आपको बताया गया है यहाँ पे, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो द सीक्वेंस हियर। सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद रेजोनेंस एनर्जी। अब तक जो हमने किया, हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फाइंड करने सीखे, रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सीखे। फिर हमने ये सीखा कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे निकालें, पर उसका यूज़ कहाँ होता है। उसका यूज़ होता है रेजोनेंस एनर्जी फाइंड करने के लिए। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड। एनर्जी का डिफरेंस होना। हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा है, अब उसका क्या यूज़ है, उसको हम कंपेयर करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड से। उन दोनों में स्टेबिलिटी का कितना डिफरेंस है, एनर्जी का कितना डिफरेंस है, और उस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो सबका मिक्सचर होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी इसलिए। और सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये फर्स्ट वाला है। अब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो ये रेजोनेंस एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म दैट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट से माइनस कर देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी को, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी हमेशा कम होगी। तो एनर्जी डिफरेंस हम इस तरह से निकालते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड with the last topic of today's video, that is resonance effect. resonance effect को हम mesomeric effect भी बोलते हैं। Let's see ये resonance से क्या different है, फिर resonance effect और resonance में क्या फ़र्क है। रेजोनेंस इफेक्ट होता है जब कोई ग्रुप हमारे चेन के साथ अटैच्ड हो जाए, हमारे मॉलिक्यूल के साथ कोई ग्रुप अटैच्ड हो जाए और वो उस मॉलिक्यूल के साथ रेजोनेंस में आ जाए। If any group comes into resonance with some part of molecule, it exerts a resonance effect on the molecule. उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसके अंदर भी
कैसे इफेक्ट्स हैं, प्लस आर एंड माइनस आर। प्लस का क्या मतलब होता है, डोनेटिंग इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, विड्रॉ करना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे या अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। अब हम इसकी कोई एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है NH2, NH2 ग्रुप लगा है यहाँ पे, दिस इज एनिलीन। अब इस एनिलीन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस एनिलीन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास लोन पेयर विद पाई कॉन्जुगेशन है एक्सटर्नल एटम के साथ, एक्सटर्नल ग्रुप के साथ। तो ये ग्रुप क्या करेगा, लोन पेयर शिफ्ट करेंगे पाई की तरफ, क्योंकि कॉन्जुगेशन होती है लोन पेयर टूवर्ड्स पाई। तो लोन पेयर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब ना NH2 डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो इसलिए वो कैसा इफेक्ट एग्जर्ट कर रहे हैं, प्लस आर। इसमें भी रेजोनेंस ही हो रही है, बट फर्क इतना है कि हमारा कोई ग्रुप अटैच हो गया किसी मॉलिक्यूल के पार्ट के साथ और वो ग्रुप कुछ रेजोनेटिंग इफेक्ट लगा रहा है, तो उस इफेक्ट को हमने बोल दिया रेजोनेंस इफेक्ट। सिमिलरली माइनस आर के अंदर सपोज हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर ये वाला ग्रुप अटैच्ड है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो, ये पाई यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पाई यहाँ पे, तो पाई टू पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, पाई टू पाई रेजोनेंस होगी, पाई टूवर्ड्स पाई। पर कौन सी पाई की तरफ मूव करें, हमेशा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की तरफ मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मूवमेंट कैसे होगी, इस पाई से ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम मूवमेंट शो कर सकते हैं। और ये माइनस आर इफेक्ट क्यों है, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट बनेगा, माइनस आर इफेक्ट। आप इसकी बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स देखोगे सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है ही, क्योंकि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो इस तरह से हम प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट कंप्लीट्स आवर वीडियो ऑन रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट। इफ यू हैव एनी डाउट, you can ask me in the comment section. Thank you so much.